गुड मॉर्निंग एवरीवन। तैयारी सिंप्लीफाइड ने आपके लिए डेली आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट करा है। डेली हम आंसर लिखेंगे, हम 2 आंसर डेली लिखेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो यूपीएससी के, ठीक है। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप मेंस लिखा हो, चाहे आपका मेंस निकल नहीं रहा हो, चाहे आप मेंस में इंप्रूव करना चाह रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू दे के खाली बैठे हो, ये आंसर राइटिंग सेशन सबके लिए होने वाला है। द रीजन इज दैट हिंदू न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त है। ये न्यूज़पेपर, इसमें से जो क्वेश्चन निकाले हैं वो 10 अगस्त के हैं। हम और आप डेली 2 क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है डेली 2 क्वेश्चन लिखेंगे। 10 अगस्त पे अगर आप सुबह उठ गए हैं तो आप 10 अगस्त का न्यूज़पेपर एक बार रिकॉल करिए और कोशिश करिएगा इन 2 आंसर को लिखने के लिए। द रीजन इज दैट द दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग 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 एंड राइटिंग। आप कितना भी मगअप कर लीजिए कंटेंट, अनलेस और अनटिल अगर आप उसको पेपर पे उतारना नहीं सीखेंगे तो सब बेकार है। आई मे साउंड क्रूड बट सब बेकार है, सारा का धरा रह जाएगा जो भी आप करेंगे। हम बहुत बिगनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। बिगनर से स्टार्ट करेंगे। डेली 2 क्वेश्चन लिखेंगे। शुरू में 10 मार्कर लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे। आपके मन में जो भी आए आपको लिखना है। आपको ये नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट प्रैक्टिस विद मी, जस्ट प्रैक्टिस। सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखेंगे, 10 मार्कर लिखेंगे स्टार्टिंग में। फिर हम स्ट्रक्चर करना सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। बट द कंडीशन इज वन, कंडीशन इज वन, यू हैव टू स्टिक विद मी डेली डेली एंड डेली। वी विल गोइंग टू राइट डेली 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 एंड डेली। तो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन 10 अगस्त का। डिलिमिटेशन के ऊपर बहुत बातें चल रही हैं, बहुत आर्टिकल आ रहे हैं, और एक हॉट टॉपिक है ये पेपर में पूछने के लिए। यूपीएससी ने 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी थी। हो सकता है उसके ऊपर इस ईयर डिलिमिटेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डिलिमिटेशन इज नॉट merely an exercise in redrawing electoral boundaries. It is a constitutional challenge involving the competing principle of democratic equality and federal representation. Examine, अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या है ये, तो यहाँ पे एक आर्टिकल दे रखा है, हिंदू का आर्टिकल है ये, 10 अगस्त का। आप इसको पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है। आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग देखेंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा आपको, मेक इट अ एक्सरसाइज, मेक इट अ एक्सरसाइज, कि आप जब क्वेश्चन पढ़े तो थिंक कि ये यूपीएससी के किस सिलेबस से है। ऑफ कोर्स GS2 है, GS2 के किस पार्ट से है, दैट 20 यूनिट्स इन द सिलेबस। आपको सोचना है कि ये किस पार्ट से है। सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि आपको समझ आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यू शुड नो द सिलेबस, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। देन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे पीवाईक्यूज में कि यार कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या थीम है, ब्रॉड थीम क्या है, उसके अंदर माइक्रो थीम क्या है, उस चीज का आपको पता लगेगा। देन आप पढ़ेंगे आर्टिकल, देन आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं। तो अब इसका आंसर लिखना आपको, तो 10 मार्कर है, 2 पेजेस होंगे। मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रो, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, यही होता है, सिंपल सिंपल। अब इंट्रो कैसा है वो आप पे डिपेंड करेगा, बॉडी में बॉडी 1 ही होगा, बॉडी 2 होगा, बॉडी 3 होगा, कितने पार्ट होंगे बॉडी के, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आप कितने पार्ट बना सकते हो, क्वेश्चन में तो विजिबली अभी एक ही दिख रहा है, आप यहाँ पे 2 बना सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिडन, हिडन क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी पूछता है, आपको वो छोड़ना नहीं है। जैसा भी क्या पूछ रहा है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इन्वॉल्विंग द कंपीटिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एंड फेडरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी इसने सिर्फ चैलेंज पूछा, तो आप बॉडी में सीधा सीधा चैलेंज लिखोगे। देन यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो क्या आप सिर्फ चैलेंज लिख के छोड़ दोगे, यू हैव टू राइट द वे फॉरवर्ड, तो आप यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी लिखोगे, वे फॉरवर्ड। देन यहाँ पे कंक्लूजन लिखोगे। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चरिंग। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं स्ट्रक्चरिंग सिंपल सिंपल कैसे होगी। इंट्रो आएगा, बॉडी आपको देखनी होगी कि बॉडी में कितने पार्ट्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कितने हिडन पार्ट है। फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन। बेसिक्स आज हम सीखते हैं कि सिर्फ 3 चीजें होंगी, दैट इज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चरिंग होता है। तो हम सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे, तो आप इसको माइंड में रखिएगा, और फिर आप उसे कैसे भी ट्विस्ट एंड ट्वीक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। देख लिया आपने। अब ये है इसका मॉडल आंसर। अब मॉडल आंसर पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से। तो कोशिश करते कि आर्टिकल से स्टार्ट करें, सिंपल सिंपल। आर्टिकल 82 मैंडेट्स पीरियोडिक डिलिमिटेशन आफ्टर सेंसस विद पॉपुलेशन डाटा प्रोवाइडेड अंडर द सेंसस एक्ट। सेंसस एक्ट आ गया, आर्टिकल 82 आ गया, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। अब ये क्या है, आपके आंसर को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं लिख रहे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, you are mentioning a specific article. It shows to the examiner that you know about the subject, you have deeply read it. तो आर्टिकल 82, देन यू आर गिविंग सेंसस एक्ट। ठीक है, डिलिमिटेशन सेंसस होगा, होता क्या है, पहले सेंसस होगा, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पॉपुलेशन का डाटा आएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा स्टेट का, देन विद इन स्टेट होगा, यही होगा। दीज थिंग इज गोइंग टू हैपन। तो हमने पूरा पूरा बता दिया कि सेंसस एक्ट और डिलिमिटेशन आर्टिकल 82। Yet delimitation raises tension between democratic equality, that is one person, one vote and one value, and federal representation allocation of seats to state in Lok Sabha. हमने इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर दिया कि what is question is all about, that is one person, one vote and one value. आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, केरल एमपी जो है, केरल का एमपी सिर्फ 14 लाख वोटर को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में, वेयर एज यूपी और बिहार के 19 लाख वोटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पैरिटी तो नहीं है ना, वन पर्सन वन वोट की पैरिटी तो नहीं रही। ठीक है, यूपी बिहार का ज्यादा कर रहा है, ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट केरल का नहीं कर रहा है ना, तो दैट इज द प्रॉब्लम। बट अगर हम क्या करेंगे, फेडरल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो सदर्न स्टेट को दिक्कत होगी। इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस,
बहुत सारी चैलेंजेस है, आपको क्वेश्चन को यहीं तक लिमिट नहीं रखना है, ठीक है। Why is delimitation necessary? Democratic equality ensures constituencies broadly reflect population changes. Population में जो changes हुआ, holding the principle of one person, one vote and one value. Then fair representation prevents under representation और over representation. क्या ये क्वेश्चन में आस था? आप मुझे बताइए। हमने क्वेश्चन देखा, अभी क्या है, हिडन पार्ट है। आपके पास 2 पेजेस है, आपके पास चैलेंजेस लिखने के लिए कितना ही लिख देंगे आप चैलेंजेस, ठीक है। तो आपने यहां पे इंट्रो लिखा, देन यू आर राइटिंग व्हाई डिलिमिटेशन इज नेसेसरी। आपने सिर्फ 3 पॉइंट मेंशन करे यहां पे, हमने 3 पॉइंट मेंशन करे। देन वी आर गोइंग टू व्हाट इज एक्चुअली आस्किंग। तो अगर मैं आपको बोलूं मोटा मोटा, ये आपका पेज है, तो इंट्रो लिखा हमने, देन हम यहां पे एक ऐसे सेमी सर्कल बना के वाई डिलिमिटेशन इज नेसेसरी। अभी ये तो है नहीं कि डिलिमिटेशन करेंगे नहीं कभी, डिलिमिटेशन इज नेसेसरी, उसके आपने रीजंस दिए, ठीक है। अब यहां पे आप मेन हेडिंग डालेंगे व्हाट इज एक्चुअली आस्किंग। अब यहां पे डालेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, देन चैलेंजेस आर ओवर, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चैलेंज, आप चैलेंजेस लिखिए, इट इज गुड। अगर आपके पास 5 से ज्यादा नहीं याद आ रहे, आपको जितने याद आ रहे हैं लिखिए, बट मेक श्योर कि वे फॉरवर्ड में भी आपको लिखना है एटलीस्ट 3 पॉइंट। एट देन कंक्लूजन, अगर वे फॉरवर्ड पूरा यहां तक भर गया तो कंक्लूजन आप 1-2 लाइन का भी लिख सकते हैं। बट अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो 5 पॉइंट तक लिखने के बाद मेक श्योर करिए कि वे फॉरवर्ड लिखना स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट 4 पॉइंट। अगर नहीं याद आ रहा तो 3 पॉइंट लिखिए और कंक्लूजन 2 लाइन एक्स्ट्रा ले लीजिए। बट हिडन जो पार्ट थे, डिलिमिटेशन नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, उसका रीजन, देन व्हाट आर द चैलेंजेस। तो एक लॉजिकल आ रहा है, लॉजिकल फ्लो आ रहा है कि अच्छा डिलिमिटेशन की बात हुई तो क्यों डिलिमिटेशन जरूरी है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है जो पूछा गया है, एंड देन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आगे अगर चैलेंजेस है तो। दीज आर द सिंपल थिंग यू शुड बेयर इन माइंड, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, इक्वेलिटी वर्सेस फेडरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप पूरा चाहे तो पूरा क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, एज अ हेडिंग बना के, ये पेज है यहां लिख सकते हैं, बट इन शॉर्ट ऐसे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, इक्वालिटी वर्सेस फेडरल रिप्रेजेंटेशन। तो पॉइंट 1, पॉपुलेशन वर्सेस फेडरल बैलेंस, यूपी एंड बिहार में गेन सीट्स वाइल सदर्न स्टेट कुड लूज रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक। पॉपुलेशन कंट्रोल डिलेमा आएगा, क्योंकि सदर्न स्टेट ने तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करा ना, अगर उसके बेसिस पे अगर आप सीट एलोकेट करते हो लोकसभा में तो दे आर पॉलिटिकली पीनलाइज्ड। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, पॉपुलेशन बेस्ड सीट अपहोल्ड 1 पर्सन 1 वोट, बट में स्ट्रेन फेडरल इक्विटी, वही हमने जो बात करी। तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी 2 तरीके होते हैं, आर्टिकल में आपने देखा होगा गैरीमैंडरिंग की बात हुई है, तो गैरीमैंडरिंग में आपको समझा देता हूं, उसके 2 तरीके होते हैं, पैकिंग एंड क्रैकिंग। सपोज करिए पार्टी ए है और पार्टी बी है, पार्टी बी के पास 40% वोट्स हैं और पार्टी बी के पास 60% वोटर बेस्ड है। तो होता ये है कि पैकिंग में कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सपोज करिए 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है एक स्टेट में, तो पैकिंग में होगा कि जो ये 40% वोट बेस है ना, उसको इस तरीके से करे कि वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आ जाए। तो अगर उसका सारा वोटर बेस, सपोज करिए 35% वोटर बेस एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कंसेंट्रेट कर दिया गया, तो बाकी जो 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तो वो कभी नहीं जीत पाएगा, है ना। पर इसमें हैवी मेजोरिटी से जीतेगा, बट कुछ फायदा है इसका, उसके बाकी जो पोटेंशियल वोटर थे वो तो वेस्ट हो गए। तो इस तरीके से गैरीमैंडरिंग के पैकिंग प्रोसेस में आप एक जगह कंसंट्रेट कर देते हो पार्टी के वोटर्स को। अब क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैकिंग में इसका अपोजिट होता है। सपोज करिए पार्टी ए के अगेन 40% वोटर बेस है और बी के 60%। तो इस केस में होता क्या है कि आपके स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोज 10 है, तो 10 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके से इस वोटर बेस को बांट दिया जाएगा कि किसी में भी मेजॉरिटी में ना रहे। अब किसी में मेजॉरिटी में नहीं रहा तो 40% विल कन्वर्ट इनटू 0 सीट्स। अब एक भी सीट नहीं आएगी, बी की सारी सीट ले जाएगा, पर इसका वोटर बेस 40% है और इसका 60%। तो इस तरीके से इलेक्टोरल ज्योग्राफी को डिलिमिटेशन इंपैक्ट कर सकता है, समझे आप। वुमेन रिजर्वेशन, आर्टिकल
330 332 लिंक रिजर्वेशन विद पोस्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। जब डिलिमिटेशन होगा तभी तो ये होगा, उससे पहले तो नहीं होने वाला। नाउ वे फॉरवर्ड, बिल्ड कंसेंसस, कंसेंसस बिल्ड करिए, यूज द इंटर स्टेट काउंसिल। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटी में तो आप उसका ऐसे यूज करिए, पॉलिटी में इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ते हैं, कंसेंसस के लिए यूज करिए। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, कंसीडर पॉपुलेशन प्लस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस टू प्रोटेक्ट बोथ इक्वालिटी एंड फेडरल इक्विटी। इंश्योर न्यूट्रलिटी करिए, इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन थ्रू ट्रांसपेरेंट एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया, प्रोटेक्ट इंक्लूजन, इंप्लीमेंट वुमेन रिजर्वेशन अलोंग साइड SC ST। ठीक है, क्योंकि इनका हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट नहीं करते अपनी पॉपुलेशन को। 50% अगर वुमेन पॉपुलेशन है कंट्री में तो 50% छोड़िए क्या, आप 10% भी नहीं होता। ठीक है, तो प्रोटेक्ट इंक्लूजन। देन कंक्लूजन, डिलिमिटेशन मस्ट रिकंसाइल one person one vote with federal equity through transparent consultation, ensuring representation reflect population changes without penalizing state for successful democratic stabilization। ठीक है, या तो आप कर सकते हैं कि कमेटी बना दें, जो कि मोस्ट केसेस में करते हैं। आर वी सॉर्ट विद वन क्वेश्चन? तो हमने क्या सीखा, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। हम 3 चीजें सीखी हमने, इंट्रो, बॉडी, देन कंक्लूजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहले यूपीएससी का सिलेबस सोचना है, दैट विल हेल्प यू इन सो मेनी वेज। ठीक, इंट्रो आ गया आपका, बॉडी आएगा। अब आपको बॉडी में आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। सपोज करिए आप बिल्कुल ही बिगिनर है, तो इंट्रो लिखा, अब यहां पे बॉडी लिखनी है, तो मैं यहां पे सीधा सीधा इसे ही उठा के लिख दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इन्वॉल्विंग द कंपीटिंग प्रिंसिपल, पूरा यहां तक लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल लिख दीजिए, बेझिझक लिखिएगा, अनलेस अंटिल जब तक आप और अच्छे से सीख ना जाए। द रीजन इज दैट कि आपको एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं देनी है आपको कॉपी चेक करने में। मेन चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में ये, तो आपको सीधा सीधा दिखाना है एग्जामिनर को, हाँ भाई मैंने एड्रेस कर दिया है, तुम आके देख लो, तुम बस मेरे पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 एंड देन वे फॉरवर्ड देखो और मुझे मार्क्स दो। एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होता है, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 1 में हमने ये सीखा कि आपको हेडिंग बना देनी है। ठीक है, आप टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए उठा के, या तो टॉपर ऐसे बनाएगा या दूसरे तरीके से ऐसे सेमी सर्कल बनाएगा और ऐसे करके पॉइंट लिख देगा। वट एवर मेथड यू लाइक टू डू, मेक श्योर कि हर क्वेश्चन में ऐसा ना हो। अगर आपने एक क्वेश्चन में ऐसे करा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे कर दीजिए, या एक पेज पे ऐसे करा तो नेक्स्ट पेज पे ऐसे कर दीजिए। इट विल लुक मोर एस्थेटिक, डायग्राम भी आ जाएगा, पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ठीक, हमने ये सिंपल सीखा। देन कंक्लूजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं हम, मेक श्योर कि अप्लाई दीज थिंग्स। The increasing unpredictability of floods in Assam highlights the limitation of a hazard-centric approach to disaster management. These are the keywords you need to address. तो आपको समझ आ रहा होगा ये आर्टिकल, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए इसे। ठीक है, और देन try to write the answer. Again 10 marker, you have 2 pages. Bear in mind there is an intro, then there is a body and then there is a conclusion. अभी सिर्फ 10 मार्कर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 15 मार्कर पे भी जाएंगे। ठीक, तो बैकग्राउंड आपको असम फ्लड से लिखना है, क्योंकि बेसिकली हम न्यूज़पेपर से ले रहे हैं। कल को आप इसे जनरल इंट्रोडक्शन फ्लड में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या एज अ फ्लड का इंट्रो दे सकते हैं आसाम का केस देके, अगर कोई फ्लड पे क्वेश्चन आता है तो। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जहां फ्लड आए हैं वो एक्चुअली लो रिस्क जोन था, कि यहाँ हजार्ड होने के चांसेस बहुत कम है, बट बहुत ज्यादा ही मात्रा में फ्लड आ गए और ऑलमोस्ट 71 जो डेथ हुई, ग्रेटर देन 71 डेथ, वो आउट ऑफ 101 वो इस जोन में हुई। तो दिखाता है कि जो हम प्रिपेयर करते थे ना हजार्ड सेंट्रिक अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, वो अप्लाई नहीं हुआ। उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं आपको चलिए हिंट दे देता हूं थोड़ा। आप पहले तो इसी से इंट्रोडक्शन लिखिएगा असम फ्लड से,
देन उसके बाद आप हजार्ड सेंट्रिक अप्रोच लिखेगा, जैसे हमने बोला था ना व्हाई डिलिमिटेशन इज नेसेसरी। देन हजार्ड सेंट्रिक अप्रोच स्मॉल 3 पॉइंट लिखिएगा। देन लिमिटेशन ऑफ हजार्ड सेंट्रिक अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे हेडिंग बनाए 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख के। देन इट इज अ GS3 क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक इन यूपीएससी के सिलेबस के किस पार्ट में आ रहा है। उसके बाद आप सिलेबस से सॉर्ट हो जाएंगे। देन यू नो दैट इट इज अ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जब GS3 का पेपर है तो मेक श्योर GS3 के पेपर में हमेशा वे फॉरवर्ड दिया जाता है, कहीं लिखा नहीं होता, बट आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। वे फॉरवर्ड आपको लिखना ही, क्योंकि यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, चैलेंजेस पे नहीं छोड़ सकते। 3 आपने वे फॉरवर्ड दिया, एंड देन कंक्लूजन। अब वीडियो पॉज करिए, 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूं मैं आपको। राइट। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन है अबाउट फ्लड। आपके पास एक आंसर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इंट्रो, जो कि आपको दिख रहा है। तो फ्लड का आप इंट्रो लिखेंगे। देन यू नीड सम एग्जांपल ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स के कुछ एग्जांपल चाहिए होंगे आपको। देन यू नीड सम कॉजेज। फ्लड के क्या कॉजेज हैं? अगर कॉजेज हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फ्लड कॉज आया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? देन हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है फ्लड से फ्लड को डील करने के लिए?
ठीक है। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है? अगर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है और तब भी हो रहा है तो व्हाट आर द चैलेंजेस? तो इसमें चैलेंजेस क्या है? अब चैलेंजेस आ गए, देन यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन, देन वे फॉरवर्ड। ठीक, एंड देन वे फॉरवर्ड हो गया, देन यू हैव टू राइट कंक्लूजन। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको सिर्फ लॉजिकल सोचना है। चीजें ना आप खुद ही आंसर कुछ भी लिख सकते हो इसमें। अगर आपने सपोज करिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख दिया, इसमें 3 पॉइंट लिख दिया, इसमें आपने 3 पॉइंट लिख दिया, कंक्लूजन लिखेंगे आप थोड़ा, एग्जाम्पल आपके पास दो हुए, कॉजेज आपको 3 होंगे। कॉजेज क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, कोल माइनिंग हो गया, सैंड और स्टोन माइनिंग, दीज आर ऑल द कॉजेज। मैन मेड कॉजेज हो गया, क्लाइमेट चेंज एक कॉज हो गया। 5 कॉज तो मैंने गिना दी। जनरल जनरल अगर आप बिगनर हैं तो थिंक थिंक कि कॉजेज क्या हो सकते हैं। कॉजेज आ गया, देन कॉन्सिक्वेंसेज, उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा? लाइवलीहुड इफेक्ट होगी, लाइवलीहुड इफेक्ट होगी, ठीक है, फ्लोरा फाउना इफेक्ट होगा वहां का। अब आप सोचिए कॉजेज क्या हो गए? इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक, और स्टेट की ट्रेजरी से पैसा जाएगा, टैक्स पेयर मनी जाएगा, दैट इज वन वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। कॉन्सिक्वेंसेज आ गए 3। जस्ट थिंक लॉजिकली, यूज कॉमन सेंस, ठीक। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा? एनडीएमए का कोई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, ठीक है, क्या हमारे पास रिवर मैनेजमेंट सिस्टम है? कुछ है ऐसा? थिंक लाइक दिस। उसमें चैलेंजेस क्या है? अवेयरनेस नहीं है क्या लोगों को, या इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है, या सिर्फ चीजें कागज पे ही हैं, एसेट्रा एसेट्रा। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके दिमाग में, जस्ट राइट इट। फिर वे फॉरवर्ड की ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे चैलेंजेस है, रिवर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो रिवर मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए। अगर एनडीएमए और कोऑर्डिनेशन नहीं है एजेंसीज के बीच में तो होना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, अब देखिए आप, क्या टेक्नोलॉजिकल ड्रिवंस है? क्या हमारे पास ऑटोमेटिक रेन गेज सिस्टम है तो कितने हैं? अगर नहीं है तो वे फॉरवर्ड में से इंक्रीज करो, ठीक है। अब अगर वे फॉरवर्ड में क्या, अगर जो विक्टिम जिनको लॉस हुआ है उनको कंपनसेशन दो, ये वे फॉरवर्ड हो गया। देन कंक्लूजन लिख दीजिए आप, सिंपल सा। तो जस्ट थिंक लॉजिकली, वहां से अगर आपको 2-2 पॉइंट भी मिल गए ना, तो आप सॉर्ट है अपना आंसर में। चाहे वो 10 मार्क करो या चाहे 15 मार्क करो, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। Assam to 2026 flood exposed the limits of hazard-centric disaster management, which prioritize historically high-risk zones while climate change is making rainfall, flood intensity and geography increasingly unpredictable. अब hazard-centric approach, रिस्क मैपिंग क्या होता है? हैजार्ड सेंट्रिक रिस्क मैपिंग करेंगे, जहां ज्यादा रिस्क है उसे हाई हैजार्ड जोन बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, प्रायोरिटाइज एम्बार्कमेंट ड्रेनेज, जहां पे लग रहा है हाई रिस्क है वहां पे एम्बार्कमेंट बनाया आपने, इंस्टॉल करा अर्ली वार्निंग सिस्टम, एसेट्रा एसेट्रा। यही है इवेंट बेस्ड प्रिपेयर्डनेस, फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग, रेस्क्यू एंड रिलीफ। नाउ लिमिटेशन ऑफ अ हजार्ड सेंट्रिक अप्रोच, इमर्जिंग रिस्क ब्लाइंडनेस। शिव सागर नगर, इन जगह पे क्या हुआ? ये ट्रेडिशनली हाई रिस्क नहीं थे, but yet accounted for 71 of 100 deaths and greater than 94% of 7.21 lakh people affected in the 2026 flood. लिमिटेशन है ये अब, कि जहां पहले नहीं होता था अब वहां भी हो रहा है। अब कोई भी जगह लो रिस्क नहीं रही। जो हमने पास में मैप प्रिपेयर करे थे, ठीक है, कि यार ये जगह वो नहीं होगी, ये लो रिस्क जोन है, ये सब अब नहीं हो रहा। अब जो लो रिस्क भी है वो भी हाई रिस्क बन सकता है। यू नीड टू प्रिपेयर इन योर माइंड। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, कल को आपको दिमाग में रखना है कि कल यहां भी कुछ हो सकता है। कैस्केडिंग हजार्ड, एक्सट्रीम रेनफॉल कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड एंड डेब्रिस फ्लो, ठीक। इंटरलिंकेजेस, अगर आप सोच रहे हैं फ्लड आया तो सिर्फ फ्लड ही आएगा, ऐसा नहीं है। लैंडस्लाइड हो सकती है, ठीक है, पत्थर गिर सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकता है, डेब्रिस फ्लो हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी है, जैसे हमने डिस्कस करा, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड एम्पलीफिकेशन, रिवर रिवर बेड माइनिंग, इंक्रोचमेंट एंड लैंड यूज चेंज, ये ऑल क्या कर रहे हैं? और चीजों को वर्स कर रहे हैं ना। अब ना वे फॉरवर्ड, डायनेमिक्स रिस्क मैपिंग, अपडेट डिस्ट्रिक्ट लेवल
risk assessment using climate projection, GIS, real time hydrological data, मल्टी हैजार्ड प्लानिंग करिए, इंटीग्रेट फ्लड, लैंडस्लाइड, इरोजन, डिजीज आउटब्रेक, सब कुछ करना है आपको, इंटीग्रेट करिए। आप आइसोलेशन में मत देखिए, साइलोज में मत देखिए चीजों को, यू नीड टू इंटीग्रेट। लास्ट माइल प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेंथन NDMS, CAP बेस्ड अलर्ट्स, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, मॉक ड्रिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आज आपका फर्स्ट डे, तो आपको जस्ट सोचना है, लॉजिकल सोचना है, पॉइंट्स तो खुद आ जाएंगे। ये पॉइंट आप भी बहुत अच्छे अच्छे लिखेंगे, तो बहुत बेसिक पॉइंट लिखे हुए, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स। आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आज आपका फर्स्ट डे था आंसर राइटिंग का। आई एम गोइंग टू से कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपने आंसर लिखे हैं, क्योंकि आपने एक इनर्शिया ब्रेक करा है। अगर आप इस एग्जाम में लिखते हैं और एक बंदा जो एग्जाम में नहीं लिख रहा, तो आप उससे, मैं आपसे कहूंगा आप उससे 90% आगे हैं, क्योंकि ये एग्जाम राइटिंग का ही है। 1750 नंबर का मेंस होता है, यही आपका डिसाइड करेगा आप इंटरव्यू के लिए आओगे या नहीं आओगे, और इंटरव्यू के लिए आओगे तो कितने अच्छे से आओगे। अगर आपके यहाँ पे 850 नंबर हैं, तो आपके लिए इंटरव्यू में, अगर गॉड करे ऐसा ना हो, बट अगर कम नंबर भी आते तब भी आप फाइनल लिस्ट में होंगे। तो अगर आप लिख रहे हैं डेली 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 डेली, ये चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगी, नो नीड टू लर्न एसेट्रा एसेट्रा। पर हाँ, अगर आप डेली लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो। जहां आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आप राजा हैं फिर इस एग्जाम में, यू आर गोइंग टू गेट इन टू द लिस्ट, और सब कुछ सही रहा तो अंडर 100 रैंक आ जाएगी, क्योंकि अभी हम क्राफ्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम, क्राफ्ट ही तो कर रहे हैं, और अगर आपका दिन हुआ तो आप आर्ट प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, इसकी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप यहाँ जाके PDF डाउनलोड करें, और जो भी कंटेंट है उसको देख सकते हैं आराम से, इजीली एक्सेसिबल है। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें, कोई भी आंसर राइटिंग से दिक्कत हो, हम आपके आंसर राइटिंग पर्सनली इवेलुएट करेंगे। आप इस नंबर पे क्वेरी के लिए, किसी भी चीज़ की क्वेरी के लिए, मेंटरशिप के लिए, बी इट आंसर राइटिंग, इस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।